गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास की हमारी टॉपिक है असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी कुछ इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। 1919 से लेकर 1922 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए थे और वो आंदोलन थे असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन। दोनों ही आंदोलन के मुद्दे हों या उद्देश्य हों, दोनों के अलग अलग थे, लेकिन उनके संघर्ष के रास्ते जो थे, उन्होंने संघर्ष के रास्तों में एक चीज को उन्होंने दोनों ने ही अपनाया था और वह था आपका अहिंसक असहयोग। हम कह सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो था वह भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत ही मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की और वह थी हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से, ये तो आपकी पृष्ठभूमि हो गई, और इस पृष्ठभूमि के आगे जितने भी कारण बने असहयोग आंदोलन के पीछे, उन सब पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इसकी प्रथम विश्व युद्ध असहयोग आंदोलन के पीछे, क्योंकि कारण किसी एक के कारण कोई जन आंदोलन नहीं हो सकता है, अनेक कारण होते हैं और उन सभी कारणों में आप यहाँ देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध है, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, पंजाब में मार्शल लॉ है और हंटर कमीशन है, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र है, खिलाफत आंदोलन है। ये वो सभी कारण है। इन सभी कारणों पर हम लोग थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, जब ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो इस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे और इस टॉपिक से किस प्रकार से आगे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, हम उन सभी पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं टॉपिक पर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसमें क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो जनमानस थे उन लोगों ने भी सपोर्ट किया था। उन्हें उम्मीद क्या थी कि जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी, शायद हमारे साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी हमारे साथ रियायत बरतेगी, है ना, हमें भी जो हमारी मांग है स्वशासन की वो सुनेगी और इसके बाद हमें भी कुछ अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन उनके इस सोच पर क्या हो गया, पूरा पानी फिर गया। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो इनके साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा करना चाहिए था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके साथ दिन पर दिन क्या करती चली गई, बुरा व्यवहार ही करते चली गई। और किस रूप में की? सबसे पहले तो इन लोगों ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते के साथ ही जो भारतीय जनमानस थे उनको किस चीज का सामना करना पड़ा, भारतीय जनमानस को किस चीज का सामना करना पड़ा, तो इन्हें भारतीय जनमानस को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आर्थिक कठिनाइयों का। और उन्होंने कैसे सामना किया आर्थिक कठिनाइयों का? आर्थिक कठिनाइयों का सामना किस रूप में किया, किस रूप में किया? एक्चुअली जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यहाँ पर महंगाई काफी बढ़ गई थी। ठीक है, महंगाई काफी बढ़ गई और खाद्यान्न जो कमी हो गई थी, खाद्यान्न की कमी हो गई। ठीक है, और खाद्यान्न की कमी से क्या होता है, खाद्यान्न की कमी से क्या होता है, जनता में त्राही त्राही त्रस्त हो गई थी जनता, है ना, यानी जो जनमानस थी वो क्या हो गई, त्रस्त हो गई। जनमानस इससे क्या हो गई, भारतीय जनमानस इससे त्रस्त हो गई। इस टॉपिक को केवल समझना एक स्टोरी की तरह लेकर के चलेगा। ठीक है, इसे बहुत ये नहीं करना है, बस एक स्टोरी है कि क्या क्या घटना हुआ था। इतिहास क्या है, इतिहास एक कहानी ही तो है और तो कुछ नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध में कुछ इस तरह से चीजें हुई। ऐसे अगर आप देखेंगे पूरा, अगर हम सोचते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ देखना किसको है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हम देख रहे हैं ना, तो उसके हम लोग कुछ बेसिक चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, ये हो गया प्रथम विश्व युद्ध के कारण ऐसा भारतीय जनमानस त्रस्त हो गई। अब उसके बाद इनके ऊपर क्या किया गया, एक के ऊपर एक चोट किया जा रहा था, प्रहार किया जा रहा था, है ना। दूसरा कारण बन गया
रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, किसकी? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई कि आप क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां हैं उसको कम करने के कुछ उपाय बताएं। और इन्होंने उपाय क्या बताया था कि आप, इनके उपाय क्या थे? किसी भी व्यक्ति पर गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर आप क्या करो? संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लो, उसके ऊपर चुपके से मुकदमा चला लो और फिर चुपके से, और फिर उसके लास्ट में क्या करो? सजा दे दो। अगर आप किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर तो आप किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। आपसे तो बोला गया है कि क्रांतिकारी, लेकिन उन्होंने क्या सुझाव दिया कि जिस व्यक्ति पे संदेह हो रहा है उसे गिरफ्तार कर लो। ठीक है, उसके पीछे कोई एक ऐसा आपके पास प्रूफ नहीं है कि हाँ वो क्रांतिकारी है या नहीं है, उसने कोई ऐसा जुर्म किया है कि नहीं, तो इसे भारतीयों के द्वारा इस एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। भारतीयों के द्वारा इसे काला कानून कहा गया। और इसी काला कानून का विरोध करने के लिए क्या हो गया? अनेक हड़तालें की गई। सरकार ने क्या किया? इस हड़ताल को दबाने के लिए दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया, यानी निहत्थी भीड़ पर क्या करता था? गोलियां चला देता था। किसी भी व्यक्ति को उठाया और वो जेल में बंद कर देता था। और सबसे अधिक विभत्स रूप अगर इसका देखा जा रहा था तो पंजाब में सबसे अधिक हो रही थी ये। गांधी जी इसका पता करने के लिए सोचे चलो पंजाब जाकर के देखता हूं, लेकिन गांधी जी को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। उन्हें जाने नहीं दिया गया, उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया। अब इसके आगे की घटना क्या हुई कि रामनवमी का दिन था, हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या थे? एकत्रित हुए थे। और इस एकत्रित सभा में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने डॉक्टर सत्यपाल और किचलू इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार ही नहीं किया, गिरफ्तार करके यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा समझेंगे काला कानून, यानी पंजाब में जो मार्शल लॉ लगा था उससे पहले की घटना में, ठीक है, उससे पहले की घटना में, तो यहाँ 9 अप्रैल के दिन, ठीक है, ये घटना है 9 अप्रैल की, जो पंजाब में मार्शल लॉ लगा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को क्या होता है? रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम के क्या निकले थे? हिंदू मुस्लिम जुलूस निकाले थे। हिंदू मुस्लिम जुलूस निकाला गया था। जुलूस, हिंदू मुस्लिम जुलूस निकाला गया था, ठीक है। और इसी से घबराकर सरकार ने क्या किया? 2 नेता थे, पंजाब के 2 नेता थे। कौन कौन थे? सत्यपाल और किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू इन दोनों को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया। इन दोनों को गिरफ्तार करके क्या किया? निर्वासित कर दिया गया। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किए, निर्वासित कर दिया गया। और उसके बाद जितनी भी सभाएं में जितने अन्य लोग थे उन सब के ऊपर गोलियां चलाई गई। इसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इसी के विरोध में, यानी 13 अप्रैल 1919 किनके विरोध में? तो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, यानी उनके निर्वासन के विरुद्ध में, और पुलिस की जो ज्यादतियां चल रही थी कि निहत्थे भीड़ पे गोली चला देना है, इसके विरोध में एक सभा बुलाई गई। इसके विरोध में क्या की? एक सभा बुलाई गई थी। कहां पर? जलियांवाला बाग अमृतसर में। कहां है यह? अमृतसर में है जलियांवाला बाग। अमृतसर में एक सभा बुलाई गई थी और इस सभा में करीब 2000 लोग शामिल थे, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, और ये सभी लोग बिल्कुल निहत्थे थे, इनके पास कोई हथियार नहीं था। उसी समय
उस बाग में, जिसमें निकासी का रास्ता क्या था, प्रवेश भी एक ही थे और निकासी का रास्ता भी एक ही था। जनरल डायर पहुंचता है यहाँ पर, कौन जाता है, जनरल डायर। डायर यहाँ पहुंचता है और वह उस निहत्थी भीड़ पर, इस निहत्थी भीड़ पर क्या करता है, ये गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें करीब करीब सरकारी जो आंकड़ा है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी उस समय, तो उसने तो 300 समथिंग बताया, कहीं आपको 500, कहीं 1000 तक का आंकड़ा मिलता है कि इतने लोगों की डेथ हो गई थी। और जो घायल हुए थे, उन घायलों की तो कहीं कोई गिनती भी नहीं थी। तो ये था सरकारी रिकॉर्ड में। अब इसके बाद जब देखा कि इतना विभत्स रूप हो चुका है जलियांवाला बाग में, तो फिर भी ब्रिटिश जो सरकार थी वो डायर के इस कृत्य को सही मान रही थी, डायर के इस कृत्य को सही मान रही थी। कांग्रेस, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने कहा कि नहीं, हमें क्या करना है, एक समिति को नियुक्त करना है जो इसकी जांच करेगी। तो ब्रिटिश सरकार इससे घबरा गई कि अरे ये तो हमारे विरोध में ना चल जाए। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है, हम हंटर कमेटी का गठन करते हैं। और यहाँ जो इस हंटर कमेटी के गठन से पहले, जब ये 13 अप्रैल की घटना हुई, तो 14 अप्रैल को ही पंजाब में क्या किया गया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया कि यहाँ प्रतिबंधित, ना तो कोई अमृतसर आ सकता है, ना कोई अमृतसर से बाहर जा सकता है। तो मार्शल लॉ तब लागू हो गई। अब हंटर कमीशन, इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। फाइनली हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है और वह डायर के कृत्यों को क्या बोलता है, यह बोलता है कि यह तो उचित नहीं, यह बोलता है कि यह उचित नहीं है, गलत ठहराता है डायर के कृत्यों को। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश जो सरकार थी कितना देती है, इसे 20,000 रुपए थैली भेंट करती है। क्लियर। तो ये सारे कारण क्या हो गए, ये सारे कारण जो हैं भारतीय जनमानस के मन में एक आक्रोश पैदा कर चुके थे। आक्रोश क्या होता है कि जो लावा होता है, क्या होता है, मिट्टी के नीचे दबा रहता है, लेकिन जब वो फटता है तो ज्वालामुखी के रूप में बाहर उद्गार हो जाता है उसका। तो यही था ये आंदोलन भी, कि लोगों के मन में एक पर एक, उनकी जो बोला जाए कि उनके पर एक से बढ़कर एक क्या किया जा रहा था, उनके पर एक चोट की जा रही थी, प्रहार की जा रही थी, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश हुकूमत की जो जाति थी वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। ठीक है। अब इसके बाद हंटर कमीशन के बाद आता है आपका मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है कि नहीं, यहाँ पर अगर मामला नहीं संभाला गया तो यहाँ शासन करना मुश्किल हो जाता है, तो इनकी जो मांग है स्वशासन की, बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारी मांग को स्वीकार कर लेता है, लेकिन हम तुम्हारी मांग को धीरे धीरे मानेंगे। ऐसा नहीं कि आपने मांगा आज और हम आज आपको दे देंगे, नहीं, हम उस बात को धीरे धीरे जो है स्वीकार करेंगे, आपकी मांग को धीरे धीरे मानी जाएगी, स्वशासन की मांग को। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, और नहीं तो द्वैत शासन लागू कर दिया। ठीक है। तो ये द्वैत शासन लागू कर दिया और इनकी मांग को भी धीरे धीरे मानने का उन लोगों ने कहा कि हम धीरे धीरे मानेंगे। तो यह भी क्या हुआ, मॉन्टेग्यू जो घोषणा पत्र था ये भी असफल रहा, ये भी असफल हो गया। ठीक है, ये भी असफल हो गया। और उसके बाद अब यहाँ से आपका आरंभ होता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये दोनों आप यहाँ पे एक दो लाइन देख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन के मध्य में ही असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, इसलिए यहाँ पर दो ये पैरेलल लाइन है, यानी समानांतर लाइन है कि इसके मध्य में आरंभ हुआ था और मध्य में ही यह समाप्त भी हो गया है। ठीक है, क्योंकि 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, खिलाफत तो आपका 1924 तक चलता है। तो खैर, इसको हम लोग आगे विस्तृत इसकी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं आगे की घटना क्या रही थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये तो हो गई उसकी पृष्ठभूमि कि क्या क्या कारण रहे थे। ठीक है, कारणों में क्या गया, प्रथम विश्व युद्ध आ गया, रॉलेट एक्ट आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया, और उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगी हो गया। मार्शल लॉ के बाद हंटर कमीशन आया, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र भी असफल हो गया, एंड फाइनली अब आते हैं खिलाफत आंदोलन पर। इसके क्या कारण रहे हैं, आप लोग यहाँ एक इमेज देख रहे हैं, है ना, यहाँ एक इमेज आपको शो हो रहा है और ये है टर्की। इस इमेज को आप लोग देख रहे हैं, ये है टर्की। तो इस इमेज में जहाँ टर्की आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या, इस तुर्की को लेकर के ही खिलाफत आंदोलन जो हुआ, इस तो वहाँ का कारण क्या था, मुद्दा क्या था, तुर्की। एक्चुअली जो तुर्की में एक खलीफा का पद होता था, तुर्की में खलीफा का पद होता था, और वह खलीफा का जो पद था वो विश्व के समस्त मुसलमानों का, खलीफा को क्या माना जाता था, विश्व के समस्त मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। यह पद इतना महत्वपूर्ण था कि पैगंबर के बाद अगर किसी को मान्यता दी गई, को प्रतिष्ठा दिया गया, तो इसी खलीफा के पद को दिया गया था, खलीफा को दिया गया था।
ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब आरंभ होता है तो जो भारतीय मुसलमान थे, यहां पर इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दो वर्ड आते हैं। एक है आपका तुर्की के, तो मुसलमान थे ही इनका, और मैंने कहा कि समस्त मुसलमान का, विश्व के समस्त मुसलमान का किसको मानते हैं? धार्मिक रूप से या भावनात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि वो खलीफा से जुड़े हुए थे, है ना। उनका भावनात्मक एक था, और धार्मिक कह सकते हैं, धार्मिक रूप से भी काफी जुड़े हुए थे। तो तुर्की से इनका एक अटैचमेंट था कि जो खलीफा का पद है, खलीफा है वहां पर। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होता है तो भारतीय मुसलमान असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के काफी मतलब पक्षधर रहे थे। पक्षधर बोल सकते हैं, वफादार थे उनके प्रति। क्यों? क्योंकि 1909 में क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक मताधिकार इनको दे दिया गया था, है ना। तो ये इन्हें लगता था कि ये इनके सपोर्ट में है। अब इनके सामने असमंजस वाली स्थिति क्यों आ गई कि अब तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया है, और जो तुर्की है वो मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं होकर वो धुरी राष्ट्र के साथ था, यानी वह जर्मनी के साथ था। तो भारतीय मुसलमान के सामने परिस्थिति ये थी कि ये लोग क्या करें, अब किस तरफ जाएं? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ जाएं या टर्की की तरफ जाएं? और उधर ब्रिटिश सरकार को क्या था कि वो भारतीय मुसलमान को अपने साथ रखना चाहते थे, अपने हित में अपने तरफ शामिल करना चाहते थे। तो एज यूजुअल इन लोगों ने क्या किया? फिर से लालच दिया, प्रलोभन दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? जो भारतीय मुसलमान है उनका साथ पाने के लिए उनको प्रलोभन देती है, लालच देती है कि देखिए, युद्ध के बाद जो तुर्की की अखंडता है या सार्वभौमता, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। एशिया के जो विषय से जुड़े हुए हैं, किसी पर भी कोई नुकसान ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, युद्ध समाप्त हो गया, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, मित्र राष्ट्र जीत जाता है, और पराजय किसकी होती है? जर्मनी हार जाता है। अब जर्मनी हारा है तो उसे आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, और तुर्की चूंकि उसका साथ दिया है तो तुर्की भी क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। अब मुद्दा क्या होता है? यहीं से जो ब्रिटिश सरकार है वो अपनी बातों से, जो मौखिक उसने कहा था, उससे वो पलट जाती है और जा करके ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का विभाजन कर देती है, और खलीफा के पद से भी उसको हटा देती है। और ये बात जो है भारतीय मुसलमानों के मन में क्या करता है? एक अलग रोष उत्पन्न कर, यहीं से क्या होती है? रोष उत्पन्न हो जाती है ब्रिटिश सरकार के प्रति। यानी जो इन्होंने बनाया था 1909 में, वो आकर के कब? 1919 में आकर के ये समाप्त होता है। पूर्ण रूपेण नहीं, लेकिन इनके प्रति है कि नहीं, ये सरकार तो अपनी बातों पे टिकी ही नहीं रही। इन्होंने किसको चोट पहुंचाया? इनके धार्मिक, है ना, धार्मिक जो इनकी सोच थी उस पर इन्होंने प्रहार कर दिया। किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने, तुर्की का विभाजन करके। और यही जो है कारण बन जाता है खिलाफत आंदोलन का। खलीफा के कारण यह आंदोलन क्या कहलाता है? खिलाफत आंदोलन। जो भारतीय मुसलमान थे वो क्या होते हैं? ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हो जाते हैं कि नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करना होगा। तो ये था इसका एक मेन कारण कि तुर्की के जो पद है खलीफा का, उसको लेकर के ये जो आप कह सकते हैं यह मुद्दा प्रारंभ वहीं से हुआ, और यह आंदोलन की जड़ भी वहीं थी। अब देखते हैं यहाँ होता क्या है। चलिए, अब ये हो गई। तो ये लोग क्या बोलते हैं? इनका कहना क्या था कि हम तुर्की की अखंडता, ये दो वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि तुर्की की, इसकी अखंडता प्लस सार्वभौमता का क्या किया जाएगा? इसका ये बना के रखी जाएगी, ठीक है।
और जो एशियाई प्रदेश पर इसकी स्थिति जो है वो एज इट इज बनी रहेगी। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये लोग तुर्की के जो सुल्तान है उसकी प्रतिष्ठा वगैरह सबको ये लोग धक्का पहुंचाते हैं। अब यहाँ ये तो कारण बन गया, तो इसी के खिलाफ तो 1919 ईस्वी में अली बंधु, और अली बंधु कौन है? वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अली बंधु कौन है? वो अली बंधु कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ओके, मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु, मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी। ओके, हसरत मोहानी, इन सभी के नेतृत्व में क्या की जाती है? 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है ना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आप केवल अभी देख रहे हैं कि जो भारतीय मुसलमान में अली बंधु, ये नाम ध्यान रखिएगा कि 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का गठन में कौन कौन है? अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी, इनके नेतृत्व में 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 1919 ईस्वी में कमेटी का गठन किया गया। फिलहाल यही लोग थे। गांधी जी अभी यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है उनकी। तो जब गठन हो गया तो इनके गठन करने का उद्देश्य क्या था? गठन तो किए, तो क्या चाहते थे? इनकी कुछ डिमांड होगी ना। ठीक है, वहां तो वो खलीफा का पद को हटा दिए थे, तुर्की का विभाजन कर दिए थे, तो इनका उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य क्या होगा कि खलीफा का जो पद समाप्त किए हो उसको तुम क्या करो? वापस लाओ, उसके पद को दो। तो इन्होंने क्या किया? पद समाप्त नहीं हुआ था, इन्होंने खलीफा को क्या किया था? हटा दिया था, खलीफा के पद को हटा दिया था। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या रहा कि तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलना, तुर्की के प्रति, यानी उसका जो विभाजन किए हो वो सब हटाओ तुम। ठीक है, पहले जैसा था वैसा उसको करो, ये इनकी डिमांड थी। तो इन लोगों ने क्या किया? डिमांड तो अपना रख लिया। ठीक है, इस डिमांड को उन लोग कब तक लेके, इन लोगों ने इसके लिए, यानी जो खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था 1919 ईस्वी में, इन लोगों ने क्या किया? इस डिमांड को पूरा करने के लिए पहले क्या करते थे? सभा किए, धरना किए, याचिका भी दिए, लेकिन इनको लगने लगा कि नहीं, ये क्या है, ये इतना ही करने से क्या हो जाएगा? ये सीमित हो जा रहा है, इससे हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें इनके ऊपर क्या दिया गया? जोर दिया जाने लगा कि नहीं, आप ऐसे नहीं चलो। ये तो नहीं सुनेंगे, ब्रिटिश सरकार नहीं सुनेगी कि अगर हम यहीं तक सीमित रह गए, यानी सभा करने और धरना करने तक ही सीमित रह गए। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये देख चुके थे कि कहीं भी अगर हड़ताल हो रही है, जनसभा हो रही है, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? गोली चला देती थी, दमन चक्र करती थी उनके ऊपर। तो बोले कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत सीमित है। इनके ऊपर जोर दिया जाने लगा कि आप असहयोग का रास्ता अपनाओ। ठीक है, तो फिर 23 नवंबर, कब की बात है? 23 नवंबर 1919 ईस्वी। कब? 23 नवंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय, ठीक है, वहां 1919 में, जो इससे पहले क्या, केवल खिलाफत कमेटी, और यह अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का गठन किया गया। अखिल भारतीय, अखिल ये ऐसे होगा, ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का गठन किया गया। और यह गठन जो है यह आयोजित कहाँ किया गया? दिल्ली में, दिल्ली में किया गया। और इसके अध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता कौन थे? गांधी जी थे। यहाँ पर अध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता कौन रहे? गांधी जी रहे। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर नेतृत्व करता रहे। ओके, गांधी जी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा, गांधी जी को लगा कि अब यही वो मौका है। इन्होंने इस मुद्दे को किस तरह से लिया कि यहाँ पे भारतीय मुसलमान भी मतलब बिल्कुल ब्रिटिश सरकार के प्रति रोष से भरी हुई है, और हमें क्या करना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी करना है। तो उन्होंने इस मुद्दे को कैसे लिया? एक भारतीय राजनीति में से एकता के रूप में देखा कि क्यों ना हिंदू मुसलमान को संगठित करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं था, वो खिलाफत आंदोलन के प्रति भी पूर्णतः समर्पित थे कि यही वो मौका है कि दोनों को एकत्रित करके, क्योंकि इससे पहले आप देख ही चुके हैं कि क्या हो गया था, जब से पृथक निर्वाचन आई थी तो इन लोगों की कुछ जो है अलग अलग हो गए थे, इनकी भूमिका अलग अलग हो गई थी। तो उन्हें कहा कि नहीं, यही वो मौका है जो आगे 100 साल तक भी फिर ऐसा नहीं मिलेगा। अभी इस मुद्दे को कैसे लेकर के चलना चाहिए, इस मौके को कैसे उठाना चाहिए कि हमें खिलाफत आंदोलन को पूर्णतः समर्थन दो। ठीक है, पूर्णतः समर्थन की इनकी थी मंशा की पूर्णतः समर्थन देना है, और हमें इस आंदोलन को एक कह सकते हैं सकारात्मक रूप में लेकर के वो चलना चाहते थे।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप इस यहाँ लिख सकते हैं कि एकता, हिंदू इस मुद्दे को भारतीयों में एकता के रूप में, भारतीयों में एकता स्थापित, ठीक है, करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग, असहयोग पोषित, ठीक है, करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग पोषित करने के एक उपयुक्त मंच के रूप में देख रहे थे। कैसे देख रहे थे इसे? ये उपयुक्त मंच के रूप में, उपयुक्त मंच के रूप में देख रहे थे, ठीक है। तो गांधी जी जब नेतृत्व करता है, इनको बनाया गया कि अभी इस आंदोलन का नेतृत्व करता आप हैं, आपको जिस रूप में इसे लेके चलना है चलिए। तो ये भी क्योंकि इसमें क्या आ गया था कि असहयोग ये भी अपना कि अगर ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें असहयोग को अपनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ फिर क्या हुआ। अब आती बात कि खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का क्या रवैया था। गांधी जी ने तो असहयोग अपनाना चाहते थे उन्होंने, और ये भी इतना ही सत्य है कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सहयोग अत्यंत आवश्यक था, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल उठता है कि खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का क्या रवैया रहा। और कांग्रेस क्या है कि हमेशा संवैधानिक तरीके से चलना चाहती थी। वो इस तरह से कहीं पे भी कि कहीं असहयोग हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, उसके फेवर में कभी नहीं रहती। तो वो हमेशा संवैधानिक तरीके से चलना चाहती थी। तो कांग्रेस में क्या हुआ, सर्वसम्मति का अभाव हो गया। कांग्रेस में सर्वसम्मति का अभाव हो गया। उधर तिलक भी क्या किए कि नहीं, धार्मिक मुद्दे, ओके ठीक है, ये मुद्दा है धार्मिक मुद्दों पर, ये मुद्दा है धार्मिक। एक सेकंड, ये थोड़ा स्पेलिंग कहीं अगर एरर मिस्टेक हो तो थोड़ा सा सही आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का तिलक भी विरोध कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें समझाया, ठीक है। उन्हें गांधी जी की बहुत प्रयास रही और इससे सफल प्रयास ही बोला जाएगा, क्योंकि तिलक क्या है बाद में एग्री हो गए थे, पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन गांधी जी के सफल प्रयास थी। उन्होंने समझाया कि नहीं, इस जगह हिंदू मुस्लिम एकता का अगर एक साथ वो चल रहे हैं तो इसका हमें क्या लाभ मिल सकता है, इसका लाभ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या मिलेगा, इसका किस हद तक यह आंदोलन जो है आपका कह सकते हैं कि एक पूर्ण रूप से सफल होगा, ये गांधी जी ने समझाया। जब तिलक को समझाने में सफल भी हुए तब तिलक भी फाइनली क्या हो गए थे, एग्री हो गए, ठीक है। तो खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया पहले क्या था कि सर्वसम्मति का अभाव था, ओके। तिलक भी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये लोग एग्री हो गए। अब कांग्रेस का मुस्लिम लीग का समर्थन, क्योंकि कांग्रेस को भी क्या चाहिए था, पहले उन्होंने इस चीज का विरोध कर रहा था, लेकिन कांग्रेस को भी क्या था कि उन्हें भी था कि नहीं, खिलाफत जो एक आंदोलन है उसमें अगर हम देखते हैं अगर, तो इनका राजनीति, भारतीय राजनीति में अगर ये भी सपोर्ट करते हैं तो हमारा आंदोलन भी जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये भी क्या होगा, और मजबूत हो जाएगा। तो कांग्रेस तो इसलिए क्या किया, मुस्लिम लीग ने भी, मुस्लिम इनका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं था राजनीति से, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को क्या किया, अपना समर्थन दिया था। फाइनली क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों, ठीक है, फरवरी 1920 ईस्वी में हिंदू और मुसलमान का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल, जब दोनों ही पक्ष क्या हो गए, एग्री हो गए, तो क्या हुआ, वायसराय से मिलने गया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है, इस पे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मार्च में दोबारा वो मिलने के लिए गए वायसराय से, उसमें भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मई 1920 में लाभ तो नहीं हुआ, उल्टा और क्या नुकसान हुआ कि मई 1920 में तुर्की के साथ सेवरीज की संधि कर दी गई और तुर्की का बंटवारा कर दिया गया, तुर्की का विभाजन कर दिया गया, जिसके कारण जिसको रोकने के लिए मुस्लिम्स क्या कर रहे थे, कमेटी का गठन किए कि नहीं, ये किसी तरह से विभाजन ना हो, है ना। खलीफा के पद को वो बचाना चाहते थे, खलीफा को बचाना चाहते थे, नहीं हुआ, जिसके कारण फाइनली क्या हुआ कि नहीं, अब मई 1920 के बाद ये घटना कहाँ पहुंच गई, मई 1920 के बाद जून 1920 में जब देखते हैं कि नहीं, तुर्की का विभाजन हो गया है, तो अब हमें कोई बड़ा
क्या करना होगा, बड़ा हमें एक जो हमारा एक दायरा है कि नहीं हमें इस आंदोलन को किस रूप में लेके चलना होगा, तो हमें अब कुछ बड़ा करना होगा, ठीक है। तो सभी ने मिलकर क्या किया, जून 1920 में कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया कि नहीं अब हमें करना है यहाँ पर, ठीक है। पहले से ही लोग असहयोग का एक विचार होता क्या है कि हम किसी चीज को सोचते हैं, चलो विचार रख रहे हैं ऐसा कुछ करना चाहिए हमें, लेकिन जब विभाजन हो जाता है तुर्की का तो नहीं लगता है कि नहीं अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें लास्टली क्या करना है, केवल और केवल हमें क्या करना है, यहाँ पर असहयोग का रास्ता ही अपनाना है। और इसी असहयोग के रास्ते को अपनाने के लिए, इसका निर्णय लेने के लिए कि किस तारीख से होगा, कैसे किया जाएगा, क्या करते हैं 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, उसका नेतृत्व भी गांधी जी करते हैं और असहयोग का निर्णय फाइनली ले लिया जाता है। जो अब तक असहयोग का निर्णय क्या हो रहा था कि हो या ना हो, गांधी जी फेवर में थे लेकिन कांग्रेस इसमें सहमत नहीं थी या तिलक नहीं थे, तो इस तरह से ये थोड़ा सा और ढुलमुल रवैये पे था। लेकिन फाइनली यहाँ पर तुर्की के विभाजन का निर्णय लिया था कि नहीं हमें असहयोग क्या करना है। निर्णय लेने के बाद जब ये निर्णय ली गई, निर्णय लेने के बाद क्या किया गया, 28 जुलाई को गांधी जी ने कहा कि हम 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही तिलक का निधन हो जाता है, ठीक है, तिलक का निधन हो जाता है। और अब तिलक का तो निधन हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आंदोलन को रोकना नहीं है। इसका उद्देश्य क्या रहा, इस असहयोग आंदोलन को जो लेकर के चलाया गया तो इसका उद्देश्य था, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या रहा, खिलाफत के प्रश्न का, असहयोग बोला कि निर्णय हम ले चुके हैं और इस निर्णय में हमारे पास जो मुख्य बातें होंगी कि हम लोग इस असहयोग आंदोलन को लेकर के क्यों चल रहे हैं, तो हमारे पास तीन हमारे पास वो उद्देश्य हैं जो कि ब्रिटिश सरकार को मान्य हो। क्या है उद्देश्य वे, तो खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान। सम्मानजनक समाधान कैसा होना चाहिए, यानी खलीफा को ला करके उसके पद पर पुनः स्थापित करना, ठीक है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग करना और स्वराज्य की प्राप्ति, स्वराज्य की, क्योंकि इनकी डिमांड पहले क्या थी, स्वशासन थी, और अब आकर के लोग स्वराज्य की प्राप्ति की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो ये उनके तीन उद्देश्य को लेकर के इन लोगों ने असहयोग आंदोलन को लेकर के चले थे। अब असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, सबसे पहले क्या किया गया कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया गया, ठीक है, विशेष अधिवेशन। ऐसे तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, साल में एक बार होता ही था, लेकिन अगर कोई ऐसा कोई पहलू आ गया, जैसे अभी होता है ना कि कभी कभी ज्वाइंट बोलते हैं कि नहीं संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है, तो वो बहुत ही रेयरली होता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा आ गया तो असहयोग आंदोलन के लिए भी क्या किया गया, एक विशेष अधिवेशन रखा गया। कहाँ हुआ, यह कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 4 सितंबर 1920 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, लाला लाजपत राय ने, ओके। तो इस प्रस्ताव में कुछ कार्यक्रम रखे गए, और उस कार्यक्रमों में क्या था, कुछ रचनात्मक रखा गया और कुछ विध्वंसात्मक या नकारात्मक अब कह सकते हैं, ठीक है। कुछ विध्वंसात्मक की विध्वंस किया जाएगा और या अब से नकारात्मक भी कह सकते हैं। रचनात्मक मतलब कुछ रचनात्मक कार्य किया जाएगा जो किसके फेवर में होगा, तो भारतीयों के फेवर में होगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से वो रचनात्मक कार्य थे और कौन कौन से वो। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि रचनात्मक कार्यों में, सबसे पहले रचनात्मक कार्यों में क्या क्या आएंगे, राष्ट्र विद्यालय या पंचायती अदालतों की स्थापना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, अस्पृश्यता को दूर करना, और 6 करोड़ का जो 6 आप देख रहे हैं वो है करोड़ रुपए का कोष, यानी नाम तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड यानी तिलक जी का निधन कब हुआ था, 1 अगस्त को हो गया था, तो उनके नाम पे ही इस फंड का नाम क्या रखा गया, तिलक स्वराज फंड रखा गया था, जिसमें कि 1 करोड़ रुपए की धनराशि को एकत्रित करना था। कोष का नामकरण तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी, इसलिए तिलक फंड रखा गया था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके रचनात्मक कार्यक्रम। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि विध्वंसात्मक या नकारात्मक कार्यक्रम कौन कौन से थे। तो नकारात्मक में आपके पास है सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत पदों का त्याग, ठीक है। सरकारी और अर्ध सरकारी जो उत्सवों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेज एवं अदालतों का बहिष्कार, सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में किसी रूप में भाग न लेना, सैनिक और श्रमिक वर्ग मेसोपोटामिया जाकर नौकरी करने से
इनकार कर दें। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, एक नकारात्मक प्रोग्राम सब रखा गया कि हम लोग जो असहयोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य तो हमारा ये 3 है। इस 3 उद्देश्य को सरकार क्या करे, पूरा करे। उद्देश्य यही था इनका कि आप जो खिलाफत का जो मुद्दा है, जो प्रश्न है, उस पर एक सम्मानजनक समाधान निकालो। ठीक है, तुर्की के खलीफा के प्रति। दूसरा, जलियांवाला बाग का जो घटना हुई है उसके विरुद्ध में एक न्याय की मांग थी। तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। और इस 3 मांग के लिए उन्होंने क्या किया, विशेष अधिवेशन बुलाया और अपने इस प्रस्ताव को रख दिया कि उस प्रस्ताव में क्या क्या लिखा था, जो पूरी एक ड्राफ्ट तैयार की, उसमें ये सभी इनकी मांग को रखी गई। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये मांग रखी जाती है इसकी, तो इसमें भी यहाँ पर क्या होता है कि उस समय में कहते हैं यहाँ पर कि तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक, सीआर दास और लाला लाजपत राय, वो लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर दिए थे। ठीक है, इस मांग को भी अध्यक्षता उन्होंने किया, लेकिन इसको लोग स्वीकार नहीं किए थे। ठीक है, फिर नागपुर अधिवेशन होता है, जो कि कांग्रेस का क्या है, वार्षिक अधिवेशन है, साल में एक बार होता है। फिर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में नागपुर में। अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था। ठीक है, विजय राघवाचार्य ने। अब उस समय जो कि सीआर दास और लाला लाजपत राय तो विरोध कर दिए थे, उस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किए थे, है ना, जब विशेष अधिवेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। और जो प्रमुख कार्य था यहाँ, जब इस अधिवेशन में प्रमुख कार्य क्या रहा कि असहयोग आंदोलन को, जब विशेष अधिवेशन रखा, जो विशेष ये कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था, ये था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। यह कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है, जो कि साल में एक बार होती ही थी। तो इससे पहले जो विशेष अधिवेशन हुआ था, वहां पे जो प्रस्ताव थी वो स्वीकृत नहीं हुई थी। उसी प्रस्ताव की यहाँ पुष्टि हो गई, यानी स्वीकृत कर लिया गया। उसके बाद स्वराज का लक्ष्य को प्रस्तावित किया गया। ठीक है, स्वराज के लक्ष्य को। और तीसरा था कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। तीसरा क्या था, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। तो कांग्रेस के संविधान में किस प्रकार का परिवर्तन था, कांग्रेस के संविधान में किस प्रकार का परिवर्तन था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के संविधान को लेकर के जो था, कांग्रेस के संविधान में, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कांग्रेस के संविधान में जो परिवर्तन की बात की गई थी, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि कांग्रेस जो है संवैधानिक तरीके से, कांग्रेस का क्या रहा कि संवैधानिक तरीके से यह स्वशासन को प्राप्त करना चाहती थी, स्वशासन को संवैधानिक तरीके से। लेकिन अब संवैधानिक तरीके की जगह इन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित, ओके, शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से इन्होंने क्या किया कि इनका लक्ष्य क्या हो गया, नए तरीके से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य हो गया। कांग्रेस के संविधान में जो परिवर्तन किया गया, पहले संवैधानिक तरीके से ये स्वशासन को प्राप्त करना चाहते थे, स्वशासन, लेकिन अब इसके स्थान पर, स्वशासन के स्थान पर, यानी ये लक्ष्य ना रहकर अब क्या हो गया, स्वराज्य लक्ष्य हो गया, स्वराज्य, वो भी किस रूप से, शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित। दूसरे पॉइंट में हम यहाँ कर सकते हैं, कांग्रेस के जो रोजमर्रा के जो क्रियाकलाप होते थे, उसके लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य समिति का गठन किया गया। कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे। ठीक है, 15 सदस्य। तीसरा हम कर सकते हैं कि भाषाई आधार पर, कांग्रेस के संविधान में जो परिवर्तन किया गया, पहला शांतिपूर्ण और न्यायोचित स्वराज का हो गया, दूसरा 15 सदस्य। हम तीसरा यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक और पॉइंट कर सकते हैं, भाषा के आधार पर, यानी भाषाई आधार पर
भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर क्या है? भाषाई आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। और गांव में, ठीक है, गांव हो या कस्बा, गांव हो या कस्बा, कांग्रेस कस्बों में कांग्रेस समितियों का सदस्य बनने के लिए बोला गया कि 4 आना पैसा लगेगा। कितना लगेगा? फीस कितना लगेगी? 4 आना। 4 आना ये क्या होगी? फीस होगी। ये आपकी फीस होगी। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के संविधान में इस तरह से ये परिवर्तन किए गए थे। क्या क्या था? स्वराज, 15 सदस्य कार्यकारिणी समिति का गठन, भाषाई आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, और गांव और कस्बों में 4 आना फीस, ठीक है, इसका सदस्य बनने के लिए। ओके, चलिए अब इसके साथ ये क्या हो, नागपुर अधिवेशन में ये सारी चीजें को रखा गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि असहयोग का जो आंदोलन का प्रसार, क्योंकि यहाँ तो पुष्टि हो गई असहयोग आंदोलन की, है ना, कि आप लोग जो भी रचनात्मक और नकारात्मक कार्य करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। तो इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रसार देखते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इन्होंने क्या किया? इनके नकारात्मक कार्यक्रम में थे कि जो भी उपाधि मिली है उसका त्याग कर दो। तो इन्होंने केसर हिंद, जुल्लू युद्ध पदक और बोर पदक, इन तीनों को वापस कर दिया, क्योंकि ये तीनों किसके द्वारा दिए गए थे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए थे। इनको वापस कर दिया। और अली बंधु कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ इन्होंने पूरे देश का दौरा किया। ठीक है, पूरे देश का दौरा किया। वकालत को किसने त्याग दिया? वकालत को किसने त्याग दिया था? ये पूछता है क्वेश्चन आपसे। यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं एक पॉइंट्स ये आपके प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, तो वकालत को CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने क्या किया था? वकालत को त्याग दिया था। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय में कौन कौन सा आएगा? तो काशी विद्यापीठ हो जाएगा, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय एवं बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सब की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन सबों का स्थापना किया गया। फिर अब जब इस तरह से प्रोग्राम चलने लगे, रचनात्मक और नकारात्मक कार्यक्रम चलने लगा, उसी समय क्या हुआ था कि 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी। ठीक है, लेकिन इनके जब यहाँ पर आगमन हुआ तो पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। ठीक है, और खुद इनका स्वागत कैसे हुआ था? उनका काला झंडा दिखा करके इनका स्वागत किया गया था। ठीक है, काले रंग का झंडा दिखा करके इनका स्वागत किया गया। तो स्वयं इन्होंने क्या किया? पूरे भारत में हड़ताल हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जितने भी स्वयं सेवी संस्था थी, संगठन थे, उनको अवैध घोषित कर दिया। जो सार्वजनिक सभाएं हो रही थी उस पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार भी दमन चक्र चलाए हुई थी। तब गांधी जी ने लास्टली फाइनली आकर के गांधी जी ने क्या कहा? दिसंबर 1921 में, ठीक है, नवंबर के बाद दिसंबर 1921 ईस्वी में कांग्रेस का क्यों फिर से क्या है? अहम ये वार्षिक अधिवेशन है। आपने अभी मैंने बताया था कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में वो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। फिर 1 साल बाद, क्योंकि इन 1 सालों के बीच में ये सारा प्रोग्राम जो है चलता रहा, सारा कार्यक्रम चलता रहा। इससे 1 महीना पहले, दिसंबर से 1 महीना पहले क्या हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई, तो उसका भी स्वागत नहीं किया गया, काला झंडा दिखाया गया। तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पुनः कब हुआ? दिसंबर 1921 में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। अध्यक्षता किसको करना था? CR दास को, लेकिन वो जेल में थे। तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन हुए थे? हकीम अजमल खां। उनकी जगह हकीम अजमल खां जो है ये अध्यक्षता किए थे। इसी समय में गांधी जी ने कहा, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर असविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करूंगा? इनके ऊपर दबाव दिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए गांधी जी पर दबाव दिया गया। ठीक है, जब कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन रखा गया तो वहां पर कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी इस आंदोलन को, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है ना, अभी भी सरकार प्रेस पे प्रतिबंध लगा रही है, तो अब दमन चक्र चलाई हुई है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। तब गांधी जी के ऊपर जब दबाव दिया गया तो गांधी जी को लगा कि नहीं,
अब हमें कुछ ना कुछ फिर इसके आगे बढ़ के करना होगा। तो गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 ईस्वी को घोषणा किया कि या तो तुम राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल करो, प्रेस से जो तुम अपना प्रतिबंधित कर रखे हो उसको फ्री छोड़ो, है ना, प्रेस से नियंत्रण अपना तुम हटा लो, नहीं तो कर अदायगी के साथ, यानी कर तो मिलेगा नहीं, ठीक है, कर की जो अदायगी है उसके साथ क्या कर दिया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया जाएगा। और कब से, तो ये सूरत के बारदोली से प्रारंभ होने वाला भी था, ठीक है। पहले इन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक, कहते हैं ना कि पहले आप बता दो कि ऐसा कुछ करने वाला नहीं मानेगी तो फिर किया जाएगा, तो इन्होंने 1 फरवरी 1922 को ये घोषणा कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सूरत के बारदोली से इनको ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना था। लेकिन इस घोषणा के कुछ दिनों के बाद क्या हो गई, चौरा चौरी कांड हो गई। चौरा चौरी उस समय में, ये जो चौरा चौरी है वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश, लेकिन उस समय में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत में ही गोरखपुर, यूपी जो आप देख रहे हैं उस समय यह संयुक्त प्रांत कहलाता था। तो गोरखपुर में यह एक स्थान है चौरा चौरी, वर्तमान में भी ये स्टेशन है चौरा चौरी, ठीक है, यूपी में है चौरा चौरी। तो वहां पर इवन ट्रेन भी चलती है यूपी में, चौरा चौरी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस स्थान पर, ठीक है, इस चौरा चौरी नामक स्थान पर, आप मैप में भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ चौरा चौरी लोकेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चौरा चौरी नामक स्थान पर क्या किया गया, मैं तो 1-2 पॉइंट्स से रिलेवेंट लिख दे रही हूं, ठीक है। इस स्थान पर क्या किया गया था, किसानों, क्योंकि किसान क्या कर रहे थे, किसान जुलूस वगैरह ही निकाल रहे थे, है ना। तो किसानों ने जो जुलूस निकाला था, किसानों के एक जुलूस पर क्या किया गया था, गोली, ठीक है, गोलियां चलाई गई थी, ठीक है, गोलियां चलाई गई थी किसानों के जुलूस पे, जब गोलियां चलाई गई तो इसी के कारण जो किसान थे वो क्या हुए, क्रुद्ध, भीड़ ने क्या किया, क्रुद्ध किसानों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, थाने में आग लगा दी, ठीक है। और इस आग से करीब करीब थानेदार सहित 21 सिपाही की हत्या हो गई थी, की मृत्यु, 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और ये घटना किसको पता चली, इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए थे, ठीक है, इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसी घटना के कारण आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो फरवरी 1922 में बारदोली में फिर पुनः कांग्रेस कार्य समिति का बैठक किया गया, ठीक है, कार्य समिति का बैठक हुआ, प्रस्ताव क्या पारित किया गया कि जितनी भी गतिविधियां हैं सभी गतिविधियों पर रोक लगाया जाए जिनसे कानून का उल्लंघन हो रहा है। क्यों, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी हैं और चौरा चौरी की घटना में क्या हिंसा हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। और कब इसको इन्होंने समाप्ति की घोषणा की, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की गई थी। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया गया, जिसका किन लोगों ने इस निर्णय का किन लोगों ने आलोचना भी किया था गांधी जी का, तो मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी लोगों ने आलोचना किया और यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, यह आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। और जब यह आंदोलन समाप्त हो गया तब उसके बाद क्या हुआ, नवंबर 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह होता है, सुल्तान के भी राजनीतिक अधिकार जो हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, खलीफा का पद जो है वह समाप्त हो जाता है और यहाँ पर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो जाती है। जहाँ भारत में एक तरफ असहयोग आंदोलन समाप्त होता है तो तुर्की में क्या होता है कि मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह, राजनीतिक अधिकार समाप्त, खलीफा का पद समाप्त, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है और 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया, ठीक है, यह
पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाता है और इसी के साथ आपका जो है खिलाफत आंदोलन की भी समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अगर अब आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी अगर डाउट्स लगे तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस अब की जो नेक्स्ट क्लास होगी इससे रिलेवेंट ही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी की क्लास होगी। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस या आगे और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं तो उस पर बेस्ड मैं क्लास लूंगी। ठीक है, अगर और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।